नमस्कार। मेरे हरियाणा वासी भाइयों बहनों, जैसा प्रतिदिन हम लोग किसी न किसी विषय पर बात करते हैं और ये जो कार्यक्रम लगातार 5 बजे चलता है, इसका एक नामकरण भी किया गया है हरियाणा आज। तो आज हरियाणा आज कार्यक्रम में मैं एक ऐसे समूह के साथ बातचीत कर रहा हूँ, आपके सामने उस विषय को रखूँगा कि जो हमारी समाज के बहुत पुरानी परंपरा, जिनको हम सामाजिक संस्थाएं इस नाते से पुकारते हैं, एनजीओज भी कुछ लोग इनको कह देते हैं, ऐसा एक सुदृढ़ ढांचा हमारे समाज का सामाजिक कामों को करने वाला ये सामाजिक संस्थाओं का ढांचा है। आज के इस अवसर पर अपनी बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको 13 अप्रैल बैसाखी का ये दिन, बैसाखी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। हम लोग उत्सवों को सामूहिक रूप में समाज को एकत्र करके मनाने की परंपरा रखते हैं, लेकिन चूँकि इस बार कोरोना एक ऐसा महामारी हमारे बीच में यानी फैली है, जिसके कारण से सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात लोग इकट्ठे नहीं होंगे, अपने अपने स्थानों पर अपने अपने घरों में अकेले रह करके एकजुटता दिखाएंगे कि अपने इस कोरोना को किस प्रकार से हमने समाप्त करना है। इसको समाप्त करने के लिए सरकारें तो अपना दायित्व उस नाते से निभा ही रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारें अकेले इस दायित्व को निभाने में कभी भी यानी पूरा नहीं उतर सकती। ऐसे जब भी कभी प्राकृतिक संकट आए हैं, चाहे वो कभी बाढ़ आई है, भूकंप आया है, या ये नए प्रकार का जो महामारी का एक संकट आया है, इस समय सामाजिक संस्थाएं उनका अपना योगदान ये बहुत सराहनीय हो जाता है, समाज उमड़ता है। वास्तव में तो ऐसे ही अवसर पर हमारे समाज की जो ताकत है, उसकी जो खूबी है, विशेषता है, ये ध्यान में आती है, क्योंकि सब लोग जिसकी जो आवश्यकता होती है अपने अपनी क्षमता के हिसाब से वो उम्र पड़ते हैं, और समाज में ऐसी सामाजिक संस्थाओं का जो समर्थन मिलता है, जो उनको सहयोग मिलता है, वो भी भरपूर होता है, क्योंकि हमेशा वॉलंटरी तरीके से, स्वयंसेवी तरीके से सहयोग वहीं लोग करते हैं जहाँ उनको भरोसा होता है। मैं समझता हूँ सामाजिक संस्थाओं पर बहुत बड़ा भरोसा समाज के लोग करते हैं, क्योंकि इन संस्थाओं को चलाने वाले लोगों के पास अनुभव होता है, और एक लंबी अनुभव की जो गाथा उनकी रहती है, उसके आधार पर उन पर विश्वास भी किया जाता है। उनका अपना सेवा का भाव भी होता है, क्योंकि सेवा के बिना कोई भी संस्था आगे बढ़ नहीं सकती है। सेवा करने का मादा मन में विचार क्यों उठता है? वो इसलिए उठता है कि हम सब जो सामाजिक संस्थाओं से संबंध लोग रखते हैं, उनके मन में एक विचार आता है कि मेरा अगर अस्तित्व है तो इस समाज के कारण से है, समाज अलग करके मेरा अस्तित्व संभव नहीं है। मैं और समाज एक ही चीज़ हैं, बल्कि समाज का एक ऋण हमारे ऊपर रहता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसकी माँ उसको पालती पोसती है। माता के पालन पोषण के बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं, समाज का ऋण उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। चाहे वो आंगनवाड़ी में जाता है तब एक व्यवस्था उसको मिलती है, वो छोटे विद्यालय में जाता है तब उसको शिक्षा की व्यवस्था मिलती है, मित्रों में घूमता है, आस पड़ोस में घूमता है, और फिर उसको सामाजिक व्यवस्थाओं का धीरे धीरे पता लगता है, तो उसका विकास होता है। जब वो बड़ा होता है तो उसके मन में एक भाव जागता है कि समाज के ऊपर कल को कोई संकट आए, पीड़ा आई, तो मेरा भी दायित्व उस समाज के संकट को हल करने में है। ऐसा ही भाव हम सब सामाजिक संस्थाओं के लोगों के मन में रहता है। तो ये सामाजिक संस्थाएं, इनकी ताकत बहुत बड़ी ताकत है। मैं अगर केवल हरियाणा की बात करूं तो एक रफ आंकड़ा ऐसा आता है कि हरियाणा के अंदर ऐसी संस्थाओं की छोटी बड़ी, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, गांव में, शहर में, हर वर्ग की संस्थाओं का अगर हिसाब लगाते हैं तो लगभग 30,000 संस्थाएं हैं, और ये 30,000 संस्थाएं बहुत मायने रखती हैं। हर किसी का अपना अपना अनुभव, अपने अपने क्षेत्र होते हैं, उनके अंदर ये सब काम करते हैं, और इन सब का बजट इतना बड़ा बजट होता संस्थाओं का। यदि सब संस्थाओं का लगा लिया जाए तो मैं समझता हूँ किसी एक प्रदेश की सरकार, उस प्रदेश की सरकार का बजट भी इतना बड़ा नहीं होता जितना उस प्रदेश की सामाजिक संस्थाओं का होता है। तो ये जो इतना बड़ा व्याप हमारा रहता है, उसके कारण से ऐसे संकट के समय हम सब काम करते हैं, और जब काम करते हैं
उस समय सब संस्थाएं अपने सामने एक ध्येय रख करके चलती हैं, और सामान्यतः सब संस्थाएं उनके कुछ कुछ बोध वाक्य होते हैं, कुछ उनके संकल्प होते हैं, कुछ उनके नारे होते हैं, कुछ उनके उद्देश्य होते हैं, और उसको लेकर के एक एक बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने अभी पिछले दिनों में भारत विकास परिषद के लोगों से जो बातचीत की, और उनका जो एक 5 वाक्यों का, 5 शब्दों का जो एक उनका जो मुझे स्लोगन मिला, जो ध्येय वाक्य मिला, उनका वाक्य था संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण, 5 S। ये एक उनका भाव, और एक एक शब्द के पीछे ऐसी ताकत छुपी हुई है कि उस ताकत के कारण से हमारे जो काम हैं उसका हमको एक प्रकार से लाभ मिलता है। तो ये जो समाज सेवा का भाव, ये हमारे यहाँ विशेषता है हमारे देश की। हम देखेंगे बहुत लोग विदेश में जाते हैं, इस प्रकार का विदेशों में ऐसा कोई भाव लोगों में नहीं दिखता कि निस्वार्थ भाव से वो काम करेंगे। हम तो बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से दिन रात लगे रहते हैं, तब जा कर के इस प्रकार के कामों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा जो हमारा त्याग और समर्पण का भाव है, ये लोगों में जागृत होता है। वैसे तो हमारा जो समाज है, इसको संस्कार देने वाला एक बहुत बड़ा तपस्वी, सन्यासी, साधु, ऐसे संतों का समर्पण भाव से, त्याग भाव से काम करने वाले वर्ग का है, जो हमको इस प्रकार की प्रेरणा लगातार देता रहता है। अगर हम इतिहास में जाते हैं तो मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा गया, और 4 भागों में कहा कि एक ब्रह्मचर्य आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम, एक वानप्रस्थ आश्रम, और फिर संन्यास आश्रम। ये वानप्रस्थ आश्रम क्या है? वानप्रस्थ आश्रम वास्तव में एक ऐसा फेज है कि जब हम अपने घर परिवार के सब कामों को पूरा करते हुए, अपनी घर की जिम्मेवारियां पूरी करते हुए, और समाज के लिए समय लगाएं। और ये समाज के लिए जो समय लगाया जाता है, तो फिर उसमें से समाज का जो अपनापन है वो तब ध्यान में आता है। तो इस प्रकार से समाज के प्रति ऋण उतारने का जो हमारा दायित्व है, ये उस प्राचीन काल के अंदर इसकी आयु 25 साल बताई जाती रही है। अब आज भले उस आयु के हिसाब से काम न करते हों, लेकिन बहुत लोग उस आयु में 5 वर्ष 10 वर्ष काम करते हैं, और बहुत लोग तो ऐसे हैं अपना स्वयं का काम करते हुए भी इस सामाजिक भाव से, संस्थाओं से जुड़ करके काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे काम को करते हुए अपने प्रकार का एक आनंद भी आता है कि हम कुछ जो कर रहे हैं वो किसी समाज के लिए कर रहे हैं, परहित के लिए कर रहे हैं, सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अपने लिए तो कोई भी प्राणी जीता है, अपने लिए तो यानी मनुष्य के अलावा जितने प्राणी होते हैं वो सब अपने लिए जीते हैं। मनुष्य जिसके पास मन है, बुद्धि है, जिसका एक मन के अंदर भाव है, वही परहित के लिए, वही अपने समाज के लिए, समाज को एक परिवार मानते हुए काम करता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारा विश्व ये मेरा परिवार है। जो मेरा परिवार है तो परिवार के सब लोग मेरे भाई बंधु हैं। और आज तो सामान्य विषय नहीं है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज तो एक संकट वास्तव में देखा जाए, सारी दुनिया का अगर एक साथ देखा जाए, तो बड़े बड़े देश वो भी हैरान हो रहे हैं कि उनके काबू से बाहर चीज़ निकल गई है। अमेरिका जैसा देश जहाँ 25,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जहाँ कई लाख लोग इस पीड़ित हो गए, लगभग 3-3.5 लाख लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। जो चीज़ इतने विशाल एक विकसित देश में इतनी बड़ी मात्रा में हो सकती है, तो विश्व में कोई भी देश चपेट में आ सकता है। लेकिन अभी अगर मैं अपने देश की बात करूं, तो हम तो अभी बहुत एक ऐसे सेफ जोन में हैं कि अभी तो हम चीज़ों को संभाल सकते हैं। आज जिसको कहना चाहिए कि ये कोरोना का जो समस्या है, ये सेकंड फेज़ में आई हुई है। सेकंड फेज़ का अर्थ ये है कि ऐसी स्थिति में है जहां हम इसको रोक सकते हैं, जहां से हम वापस मुड़ सकते हैं। तीसरे फेज़ में हम ना आने दें, इसके लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तीसरा फेज़ यानी सोशली एक प्रकार से उसका जो आक्रमण होता है, पूरे कम्युनिटी में उसका संक्रमण फैल जाता है, और फिर ये संभालने से संभलता नहीं है, इसलिए उसको रोक के रखना बहुत आवश्यक है। हमारे हरियाणा के अंदर अभी ऐसा लगभग 22,000 लोग ऐसे हैं जो जिनको ऊपर निगरानी रखी जा रही है, जो सर्वेलेंस में है, विदेश से आए या फिर यहाँ विदेश से आए हुए लोगों के संपर्क में आए, या उनके परिवार, या ये तबलीग और तबलीगियों के कारण से उनके संपर्क में आए हुए लोग, ये जो एक इतना बड़ा व्याप है, इनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। और इनके लगातार जो कोई थोड़े बहुत सिम्टम जब ध्यान में आते हैं, उन लोगों को टेस्ट ये भी कराया जाता है। लगभग 4,500 लोगों का टेस्ट ये हमारे अपने यहाँ हो चुका है।
और जिसके अंदर कुछ लोगों का रिजल्ट आना शेष है, लेकिन अधिकांश इसमें नेगेटिव पाए गए हैं। लगभग 185 लोग ही अभी इसमें पॉजिटिव संक्रमित ये पाए गए हैं। इसमें भी बड़ी संख्या तबलीगियों की है। तो इस प्रकार से हम एक प्रकार के उस जोन में हैं, सेकंड फेज में, जिसको हम अभी रोक सकते हैं। और रोकने के सब प्रकार के सिस्टम्स वो बनाए जा रहे हैं, योजना बनाई जाती है। हर दिन आप लोग तो उसको पहुंचाया जाता है, और उसमें सब लोग, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे संस्थाएँ हैं, चाहे वॉलंटियर्स हैं, जनता है, व्यापारी है, कर्मचारी है, और हमारे जो राष्ट्र रक्षक हैं, जो इस के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी जो इलाज के नाते से हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिज हैं, मेडिकल्स हैं, फोर्थ क्लास के एम्प्लॉइज़ हैं, एम्बुलेंस के चालक हैं, हमारे टेस्ट यानी लेबोरेटरीज में जो टेक्नीशियंस हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट इस लॉकडाउन को किस प्रकार से सफल किया जाए, एक एक मोहल्ले में, एक एक सड़क पर, एक एक गांव में, सब जगह पूरा ध्यान रखे हुए हैं। क्योंकि कई प्रकार के जो अवसर ऐसे बन रहे हैं कि बहुत लोगों को तो यानी क्वारंटाइन में भी रखा जा रहा है। वो अलग से किसी जगह पर रहते हैं, 14 दिन का क्वारंटाइन, घर में रहें या किसी एकांत स्थान पर उनको रखा जा रहा है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनका इलाज शुरू कराया जाता है। इलाज में भी 14 दिन के अंदर उनके टेस्ट होंगे, लगातार इलाज चलेगा, और अगर नेगेटिव आते हैं तब वो उसमें से बचने के लिए बच करके और एक प्रकार से सेफ जोन में आते हैं। आज हमारे यहाँ लगभग 36 लोग ऐसे हैं जो टेस्ट में पॉजिटिव होने के बाद भी, इलाज होने के बाद नेगेटिव आकर के, और वो सुरक्षित बचाव के उस फेज़ में आ गए हैं। कल ही मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, बहुत प्रकार के नए नए अनुभव, उनको विचार, जब पॉजिटिव आया तब कैसा विचार आया होगा, और ठीक हुआ और उसको लगता है कि मैं नेगेटिव हो गया, बच गया। जीवन और मृत्यु के बीच में एक लड़ाई लड़ करके जीत करके वो व्यक्ति आया है। तो ऐसे सारे विषयों को जब हम ध्यान करते हैं तो सरकार अपनी जगह जहाँ काम कर रही है, वहाँ ये जो सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल है। और इस रोल की यदि मैं याद करता हूँ तो मुझे वास्तव में बहुत ही एक प्रेरणा मिलती है कि सामाजिक संस्थाएं बिना किसी अपने हित के वो सब काम कर रहे हैं। आज के समय में जो आप लोगों ने जितना वृत्त बताया है, उसमें मुझे जो जानकारियाँ सब हुई हैं, भोजन के पैकेट्स, यानी 90 लाख भोजन के पैकेट ये पूरे प्रदेश में इन पिछले दिनों में बांटे गए हैं। राशन के पैकेट लगभग 4,80,000 ये राशन के पैकेट बढ़ चुके हैं। इस प्रकार से ये सारा कुछ हुआ है। जहाँ तक राशि की बात मैंने बताई, कोरोना रिलीफ फंड में लगभग 75 करोड़ रुपया ये सीधा सीधा इसमें आ चुका है। 70 करोड़ रुपया और जो कर्मचारियों ने अपनी ओर से अपनी सैलरी में से कट करके वो जमा होगा, तो ऐसा मिलाकर 150 करोड़ रुपया ये अब तक आ चुका है। लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा है, हमको और आगे बढ़ना है। हमने हर एक वर्ग को अपील की है कि आप लोग इसमें योगदान करिए। विधायकों ने एक एक महीने की पूरी सैलरी अपनी दी है। साल भर के लिए 30% की सैलरी उन्होंने कहा हम और कटवाने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार से जो XMLA जिनकी पेंशन है, एक एक महीने की पेंशन देने का वायदा उन्होंने किया है। जितने अन्य पेंशनर्स हैं उन्होंने भी अपनी स्थिति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने अपना योगदान करना शुरू किया है। सब कर्मचारी ये कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। आपको जैसे मैंने कहा कि आपके संस्थाओं के जितने भी सदस्य हैं, जितने आपके वर्कर्स हैं, वो एक्टिव हैं, पैसिव हैं, अहदेदार हैं, उन सबको कहिए थोड़ा ज़्यादा इसमें योगदान करें। एक यज्ञ है, उस यज्ञ में आहुति डालने से ही हमको पुण्य की प्राप्ति होगी, ये अवश्य करें। आप अपनी संस्था के हिसाब से कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। संस्था के हिसाब से आप करने की बजाय आपको लगता है कि किसी एक पोर्टल में डाल करके हमारी संस्था के सब लोगों को निवेदन किया जाए, मैं इस नाते से उनको स्वयं अपील करने वाला हूं, लिखित पत्र भेज सकता हूं। आप उनकी सूची और उनके फ़ोन नंबर अपने अपने डिप्टी कमिश्नर को उपलब्ध करा दीजिए। उन सब को मेरी ओर से भी अपील होगी, कितने लोगों ने योगदान किया इसकी जानकारी आपको भी उसमें मिल सकती है। तो कुल मिलाकर मेरा आज के इस समय पर इतना ही आप लोगों से निवेदन है। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने किसान समाज को भी, जैसे उनकी अब फसल कटाई हो रही है, प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी, मंडी में वो लोग आएंगे, उनसे भी अपील की है, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है। और अन्नदाता के समय देश में जब भी कभी ऐसी स्थिति आई तो उसी के संकल्प के आधार पर हमने हमेशा ये घोषणा की कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। अन्न की आवश्यकता होगी तो हमारा किसान हमेशा देने के लिए तैयार है। उनको भी हमने अपील की है कि आप अपनी उपज का 1 क्विंटल में 1 किलो से लेकर 5 किलो तक
जितना योगदान करना चाहें इस यज्ञ के अंदर योगदान करें। और मुझे लगता है कि ये योगदान बहुत बड़ा यानी योगदान इन अगले 1 महीने के अंदर ये होने वाला है, ऐसा मुझको पूरा विश्वास है। मैं अंत में आप लोगों से अपील करता हूँ कि चाहे हम स्वयं हैं, चाहे हमारे परिवार हैं, हमारे चाहे पड़ोसी हैं, वो सब लोग अगला जो लॉकडाउन का पीरियड है, निश्चित रूप से कल प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन के पीरियड का दूसरा फेज ये घोषित करने वाले हैं। हमको लॉकडाउन की, सोशल डिस्टेंसिंग की, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। कुछ बातों की छूट उसमें अगर मिलेगी तो इन शर्तों के आधार पर ही मिलेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग हम बना करके रखें। तो सोशल डिस्टेंसिंग के इस मामले को ध्यान में रखते हुए जो सूचनाएं हमको मिलती हैं उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। पूरे प्रदेश में 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। एक वो क्षेत्र जहां कोरोना के ज़्यादा प्रभाव है, खास करके 4 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, नू और पलवल, ये चारों जिलों में अभी प्रभाव ज़्यादा है। इसके अलावा बाकी जिलों में कुछ जिले ऐसे हैं जहां ना के बराबर है और कुछ जिले ऐसे हैं जहां कोरोनेशन में लोग ज़्यादा हैं, जहां पर क्वारंटाइन में ज़्यादा लोगों को रखा हुआ, जहां पर उन स्थानों पर संभावनाएं हैं कहीं और केस मिल ना जाए। तो ऐसे 3 श्रेणियों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, ऐसे 3 जोन में बांट करके और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कुछ आर्थिक तौर के ऊपर गतिविधियाँ ये उन स्थानों पर शुरू हो जाए। फेज्ड मैनर में, चरणों में एक एक बात को शुरू किया जाएगा। आप सब लोग उसमें सहयोग करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आपके इस योगदान का मैं इसकी सराहना करता हूं और आपको मैं इस बात के लिए निवेदन करता हूं कि जब तक ये स्थिति ठीक नहीं होती तब तक बढ़ चढ़ करके हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जिस प्रकार की अपेक्षा करें उसमें आप लगे रहें। बाकी सब लोगों को भी कहें, आपने आज इतना लंबा समय दिया, लगभग 3 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।